मैं आपका प्यार के सर फिजिक्स में आज आपको रे ऑप्टिक्स पढ़ाऊंगा। तो रे ऑप्टिक्स में हम आज पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन कैसे रहता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रे ऑप्टिक्स, इसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स। देखो ऑप्टिक्स से मतलब क्या है ऑप्टिक्स से मतलब क्या होता है बेटा? इट इज स्टडी ऑफ लाइट एंड विजन। लाइट और विजन की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स बोलते हैं। ठीक है ना, स्टडी ऑफ लाइट एंड विजन। अब ऑप्टिक्स की बात होती है तो हम दो तरह की ऑप्टिक्स सोचते हैं कि एक तो रे ऑप्टिक्स पढ़ा है सर, नाम सुना है, एक वेव ऑप्टिक्स नाम सुना है। ठीक है, अब कब रे ऑप्टिक्स वैलिड रहती है, कब वेव ऑप्टिक्स वैलिड रहती है? क्योंकि वेव ऑप्टिक्स में भी आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ते हो, वेव ऑप्टिक्स में भी रिफ्रैक्शन भी पढ़ते हो, वेव ऑप्टिक्स में हाइगन प्रिंसिपल पढ़ते हो। ठीक है ना, तो रे ऑप्टिक्स में ऐसा क्या है? एक्चुअली लाइट जो है ना बेटा, लाइट का दो नेचर रहता है, एक तो वेव नेचर और एक होता है बेटा पार्टिकल नेचर। दो नेचर रहता है। हम यहां पर कौन सी चीज का यूज कर रहे होते हैं रे ऑप्टिक्स में? कैसे मालूम चलेगा कि साहब इसमें रे ऑप्टिक्स ही लग रही है? जैसे मान लो एक प्रैक्टिकल सी बात करें तो मैंने कहा एक लाइट किसी सरफेस पे आ रही है बेटा, ये सरफेस है, ये लाइट आ रही है, ठीक है ना, और यहां से रिफ्लेक्ट होके जा रही है। तो आप कहोगे बिल्कुल सही डायग्राम है सर, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा नहीं नहीं, लाइट ऐसे नहीं आ रही बेटा, लाइट यूं आ रही, देखिए ऐसे आ रही है और यूं घूम घाम के ऐसे करके यूं जा रही है। अब आप क्या कहोगे कि साहब ये तो बिल्कुल ही गलत डायग्राम है, ये सही नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि ऑप्टिक्स के हिसाब से ये डायग्राम ठीक नहीं है, समझ गए, और ये डायग्राम ठीक है। यानी यहां पर आपने क्या लिया? लाइट का रेक्टिलिनियर मोशन लिया। लाइट का क्या लिया? रेक्टिलिनियर मोशन। मतलब ऐसा कब हो सकता है? जब एक पार्टिकल, सोचे एक बॉल है, बॉल को फेंका आपने, ठीक है ना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पाथ गया, क्योंकि ग्रेविटी का इफेक्ट हम नहीं ले रहे हैं, एकदम स्ट्रेट लाइन पाथ गया, कोलिजन हुई उसकी यहां से और यहां से रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है ना, वो कोलिजन किस टाइप की है? इलास्टिक टाइप की कोलिजन है, तो जिस एंगल पे आया उसी एंगल पे वापस चला गया। बिल्कुल सही बात है। तो हम क्या लेते हैं जब रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे होते हैं तो लाइट का पार्टिकल नेचर, और पार्टिकल नेचर में क्या? रेक्टिलिनियर पाथ लेते हैं, रेक्टिलिनियर पाथ ऑफ लाइट लेते हैं। जब भी रे ऑप्टिक्स की बात करते हैं रेक्टिलिनियर पाथ ऑफ लाइट लेते हैं। अब कैसे मालूम चलेगा सर रेक्टिलिनियर लेना है या इसका रे ऑप्टिक्स से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं? तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताता हूं आपको, जब आपको मालूम भी चल जाएगा हाँ साहब ये रे ऑप्टिक्स में ये बातें होगी। मान लो एक छोटा सा एपरेचर है, ये छोटा सा, बहुत बहुत छोटा सा एपरेचर है, और रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है। अब इस रे ऑफ लाइट की जो वेवलेंथ है वो लेमडा है, और इस एपरेचर का जो साइज है, इसका जो डायमीटर है वो डी है, और यहां सामने मैंने एक स्क्रीन लगा दिया है। अच्छा सिंपल सी बात है, आप एक सीधी तरह के सोचो तो इस एपरेचर से लाइट पास होके और इस स्क्रीन पर एक स्पॉट बनेगा, ये ब्राइट स्पॉट, बाकी और कुछ नहीं दिखेगा। यानी एक होल में से लाइट आ रही है, स्क्रीन पे आपको ये होल का इंप्रेशन दिखेगा, हाँ साहब ये चमकता हुआ चीज दिख रहा है जो होल के जैसा है। अच्छा बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही दिखेगा। लेकिन होता क्या है कि अगर ये जो डी है वो लेमडा के इक्वल है या लेमडा से थोड़ा सा कम है, तब लाइट क्या होगा? यहां से बेंड कर जाएगा, और बेंड करेगा तो वो यहां पहुंच जाएगा इस जगह, तो इतना इसका ज्योमेट्री शेडो बन जाएगा। इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है वो किस में रहता है? वेव ऑप्टिक्स में होता है। यानी किससे एक्सप्लेन होता है? वेव नेचर ऑफ लाइट से एक्सप्लेन होता है। किससे होता है? वेव नेचर ऑफ लाइट। वेव नेचर ऑफ लाइट से डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक्सप्लेन होता है। यानी अगर ये लाइट किसी एपरेचर से बेंड ना हो तो रे ऑप्टिक्स वैलिड है, अगर ये बेंड हो जाए तो वेव ऑप्टिक्स वैलिड है। तो फॉर रे ऑप्टिक्स ऐसा कहें
फॉर रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स की बात करें, साइज ऑफ एपरेचर, जो भी आप मिरर वगैरह ले रहे हो, इज मच लार्जर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। लाइट की वेवलेंथ से ज्यादा होना चाहिए, समझ गए? ये कंडीशन है इसकी, तभी जाके रे ऑप्टिक्स वैलिड होगी फॉर रे ऑप्टिक्स। अदरवाइज इसमें क्या हो जाएगा, वेव ऑप्टिक्स। ये वेव ऑप्टिक्स के लिए ये क्या है, वेव ऑप्टिक्स से हम सोल्व करते हैं। अब आगे चीज पढ़े अपन, ऑप्टिक्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? एक तो होता है जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स, जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स, और एक होता है बेटा फिजिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स में रेक्टिलिनियर पाथ ऑफ लाइट, इसका यूज होता है ना। और फिजिकल ऑप्टिक्स फिर दो टाइप से पढ़ते हैं फिजिकल ऑप्टिक्स को। एक तो पढ़ते हैं अपन वेव ऑप्टिक्स, जो पूरा टॉपिक है, और एक पढ़ते हैं अपन क्वांटम ऑप्टिक्स। क्वांटम ऑप्टिक्स यानी जो मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते हैं वो होता है क्वांटम ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स भी अलग टॉपिक है। और फिजिकल ऑप्टिक्स जिसमें रेक्टिलिनियर पाथ ऑफ लाइट ले रहे हो, वो क्या है, रे ऑप्टिक्स है। ऑप्टिक्स पढ़ने से पहले कुछ डेफिनेशन है, छोटी मोटी बातें हैं। सम डेफिनेशन एंड थ्योरी। पहली चीज, व्हाट इज लाइट? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी का ही एक फॉर्म है, आप जानते ही हो। एटॉमिक लेवल पर अपन अगर बात करें तो जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करता है तो वो एनर्जी को एमिट करता है। वो एनर्जी किस रेंज में एमिट हो रही है, उसी हिसाब से वो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में हमें मिल जाएगा। तो लाइट क्या, फॉर्म ऑफ एनर्जी, और ये एनर्जी हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की टर्म में मिलती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बात आती है तो ये डिस्कवर किया था बाय मैक्सवेल, जो आगे पूरा टॉपिक होगा। ठीक है, तीसरी चीज, व्हाट इज रे? रे इज द स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ लाइट। जो रेक्टिलिनियर पाथ ले रहे हैं ये स्ट्रेट लाइन पाथ है, इसको अपन रे बोलते हैं। एंड व्हाट इज द बीम? बीम इज द बंडल ऑफ रे इज कॉल्ड बीम। रे का जो बंडल होता है उसको क्या बोलते हैं, बीम बोलते हैं। ठीक है, और ये बीम तीन टाइप की रहती है, कन्वर्जिंग बीम, दूसरा डाइवर्जिंग बीम, और तीसरा पैरेलल बीम। कन्वर्जिंग बीम का मतलब एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज होने वाली बीम, ये कन्वर्जिंग बीम है। डाइवर्जिंग का मतलब फैल जाना, डाइवर्ज हो जाना, दैट इज डाइवर्जिंग बीम। ठीक है, और पैरेलल का मतलब एकदम पैरेलल बीम हो ऐसे, दैट इज पैरेलल बीम। ठीक है ना, कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग एंड द पैरेलल बीम। व्हाट इज द सोर्स? सोर्स क्या है? विच एमिट लाइट। सोर्स का मतलब क्या होगा, विच एमिट लाइट। नंबर 5, source which emit light।
और सोर्स भी दो टाइप के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट सोर्स कौन से हुए बच्चों? डायरेक्ट सोर्स से मतलब हुआ जैसे सन है और स्टार है, ये आप ऐसे कहते हैं बल्ब है सब, ये भी क्या डायरेक्ट सोर्स है, ये सब क्या हुए डायरेक्ट सोर्स है। अब जैसे मून है, मून खुद की लाइट से थोड़ी चमकता है, मून हो गए, प्लेनेट हो गए, ये सब क्या है इनडायरेक्ट सोर्स है। लाइट कहीं से आ रही रिफ्लेक्ट होकर वह इनडायरेक्ट सोर्स का काम करेगा, ठीक है, वो इनडायरेक्ट सोर्स। नंबर 6, तो सोर्स के बाद अपन बात करते हैं विच सोर्स का मतलब विच एमिट द लाइट, जो लाइट को एमिट करता है उसी को अपन सोर्स कहेंगे, डायरेक्ट सोर्स होगा, एक इनडायरेक्ट सोर्स होगा, ठीक है। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज द इमेज, ये दो चीजें बहुत आएगी यहां पर। ऑब्जेक्ट का मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट दो टाइप के हो सकते हैं, रियल भी हो सकता है और वर्चुअल भी हो सकता है, जो आगे हम पढ़ेंगे। ऐसे ही इमेज क्या होता है, इमेज का मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे। ये भी दो टाइप की हो सकती है, रियल भी हो सकती है और वर्चुअल भी हो सकती है, जो आगे बातें हम करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी, बेसिक इंट्रोडक्शन था कि रे ऑप्टिक्स में क्या क्या चीजें होती है, ठीक है ना। अच्छा, थ्योरी जो चलती है ऑप्टिक्स यानी लाइट को समझने के लिए सबसे वैलिड थ्योरी कौन सी है? मैक्सवेल की थ्योरी है। और मैक्सवेल ने कहा था लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। न्यूटन की थ्योरी फ्लॉप है। तो ये थ्योरी वाली बातें जो होगी मैक्सवेल वगैरह, ये हम करेंगे वेव ऑप्टिक्स में। तो चलिए आगे चलते हैं अपन, फिनोमिना यानी ऑफ रे ऑप्टिक्स। क्या क्या चीजें रे ऑप्टिक्स में हम पढ़ते हैं? रे ऑप्टिक्स में दो ही बात पूरे ऑप्टिक्स में चलेगी, रिफ्लेक्शन एंड द रिफ्रैक्शन, बस। रिफ्लेक्शन में प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, ये रिफ्लेक्शन वाले केसेस है। रिफ्रैक्शन में रिफ्रैक्शन यानी ग्लास स्लेब से रिफ्रैक्शन हो गया, वाटर से रिफ्रैक्शन हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, लेंस थ्योरी होगी, स्फेरिकल ग्लास हो गया, ये सारे रिफ्रैक्शन केस हो गए। नाउ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। व्हेन रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ सरफेस, ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द सरफेस, ये हो गई सरफेस का नॉर्मल, ठीक है ना। एंड दिस वन इज नॉन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ठीक है। और यहां से रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हुआ बेटा, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया आर। दिस वन इज इंसिडेंट रे एंड दिस वन इज रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और ये बन गया इसका नॉर्मल, राइट। तो रूल क्या है? रूल ये है रिफ्लेक्शन का रूल नंबर 1, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, समझ गए। दूसरी चीज, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में रहते हैं, ठीक है। एक ही प्लेन से मतलब जैसे मान लो कि ये एक प्लेन है बोर्ड का, तो रे ऑफ लाइट यूं आएगी यूं जाएगी, तो ये दूसरा प्लेन हुआ जिसमें रे ऑफ लाइट आ रही है, ये जा रही है, ये दूसरा प्लेन हुआ ऐसे, ठीक है ना। इसमें रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, ऐसे जा रही है, और ये नॉर्मल है। अब प्लेनर वेक्टर के लिए अपन क्या कहेंगे कि सपोज ई आई केप इसका वेक्टर फॉर्म था, ये ई आर केप इसका वेक्टर फॉर्म था, ये ई एन केप नॉर्मल का वेक्टर फॉर्म है। तो एक ही प्लेन में रहने के लिए इन दोनों का क्रॉस, इसका डॉट 0 होना चाहिए, यानी ई आई केप
ऐसे लिख रहा ई आई केप क्रॉस ई आर केप डॉट ई एन केप इक्वल टू 0 होना चाहिए। या फिर मैं इन दोनों को ले लूं तो ई आई केप क्रॉस ई एन केप डॉट ई आर केप इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी ये कोप्लेनर वेक्टर होंगे, अदरवाइज कोप्लेनर नहीं होंगे। ठीक है, दूसरा लॉ समझ में आ गया। तीसरा लॉ, इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी स्पीड कलर, इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, in reflection of light, wavelength, frequency, color, speed अनचेंज रहेगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में ये चीजें क्या रहेगी? अनचेंज रहेगी। ये चेंज नहीं होगा, ना कलर चेंज होगा, ना फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, ना स्पीड चेंज होगी, ना वेवलेंथ चेंज होगा, कुछ भी चेंज नहीं होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। तो क्या चीज चेंज हो सकती है पॉसिबिलिटी? तो वो हो सकता है फेज। तो नंबर 4, फेज ऑफ रिफ्लेक्टेड रे में चेंज, ये चेंज हो सकता है। तो ये दो बातें हैं इसमें, देखो कैसे। अगर इफ रे ऑफ लाइट, if ray of light reflected from rigid medium, अगर ये रिजिड मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, कहां से? रिजिड मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है, यानी ये रिजिड मीडियम है, एकदम रिजिड मीडियम है, और रे ऑफ लाइट ऐसे आया और यहां से रिफ्लेक्ट हो गया, ये इसका नॉर्मल है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये इंसिडेंट और रिफ्लेक्ट, देन रिफ्लेक्टेड रे लीड बाय पाई फेज और लैम्डा बाय 2 पाथ। ठीक है, पाई फेज और लैम्डा बाय 2 पाथ। इसको आप फिलहाल ध्यान रख ले, याद रख ले, क्योंकि रिजिड एंड से जब रिफ्लेक्शन होगा तो मैं आपको मैकेनिकल वेव थ्योरी में समझा के आया हूं कि भाई ये चीजें वहां पर आती है। याद हो तो ऐसा किया था कि एक स्ट्रिंग है और इसको मैंने एक फिक्स पिलर से बांध दिया, ये अब यहां से एक पल्स ट्रांसफर की, ये पल्स की तरह आप रे को मान लो, तो ये पल्स रिफ्लेक्ट होकर आएगी तो ऐसे आएगी। तो कितना फेज आगे चली गई? ये पाई फेज या लैम्डा बाय 2 पाथ। ठीक है, तो कहां से हो? जब ये रिफ्लेक्टेड कहां? रिजिड मीडियम से हो। अगर ये if ray of light reflected from free medium, अगर ये फ्री मीडियम से रिफ्लेक्ट हो, फ्री मीडियम कैसे होता है? देखो, फ्री मीडियम से मतलब है ये एयर है और ये है वाटर या लिक्विड। रे ऑफ लाइट ऐसे आई और यहां से रिफ्लेक्ट हो गई, इसको हम बोलते हैं TIR। ठीक है, ये फ्री मीडियम यानी रिफ्लेक्ट कहां से हुई? ये एयर मीडियम से हुई, ये एयर मीडियम ऐसा में एयर मीडियम से रिफ्लेक्ट हुई। देन नो चेंज इन फेज और पाथ। तो एक ही बात चेंज होता है जब वो रिजिड एंड से रिफ्लेक्ट हो, बाकी वो चेंज नहीं होता। ठीक है, तो ये चीजें हम यूज करेंगे आगे वेव ऑप्टिक्स। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात समझ में आ गई। एंगल I इक्वल टू एंगल R, भूलना नहीं है एंगल I इक्वल टू एंगल R को। ठीक है, रिफ्लेक्शन में स्पीड, वेवलेंथ, कलर वलर ये चेंज नहीं होते हैं। क्या चेंज होता है? फेस चेंज हो सकता है। अगर ये रिफ्लेक्शन रिजिड एंड से हो, ठीक है ना, तो पाई फेज लीड कर जाएगा, और रिफ्लेक्शन फ्री एंड से हो तो लीड नहीं करेगा। फ्री एंड से मतलब यहां पर एक रिंग फंसा दो आप, अब ये फ्री एंड हो गया, जैसे रिंग फंसाओगे तो रिफ्लेक्टेड कुछ ऐसे हो जाएगा, समझ गए? तो फेज में चेंज नहीं आएगा। रिफ्लेक्शन दो टाइप का हम पढ़ते हैं, एक तो होता है रेगुलर, ठीक है ना, एक होता है डिफ्यूज।
इरेगुलर अपन कह सकते हैं। अब देखो रिफ्लेक्शन तो लाइट से यहां से आपके पास भी पहुंच रहा है, ठीक है, लेकिन ये डिफ्यूज है, रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं है। रेगुलर से मतलब ये होता है कि जैसे एक ग्लास सरफेस है या मिरर है और पैरेलल बीम में से आ रही है, ये पैरेलल बीम, तो रिफ्लेक्ट होके ये बीम वापस ऐसे जाएगी, ये रिफ्लेक्शन, इसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर ये पैरेलल आई है तो वापस पैरेलल जाएगी, इसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब सपोज करो कि सरफेस कुछ उबड़ खाबड़ है, ऐसे रफ सरफेस, अब पैरेलल बीम आ रही है, समझ रहे हो, तो इसका नॉर्मल ऐसे रहेगा तो ये बीम कुछ ऐसे चली जाएगी, इसका नॉर्मल कुछ ऐसे रहेगा, ये ऐसे चली जाएगी, इसका नॉर्मल कुछ ऐसे रहेगा, ये यूं चली जाएगी, अब वापस पैरेलल नहीं हुई, इसको बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन की बेसिक थ्योरी आपको समझ में आ गई। रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल है प्लेन मिरर। रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल क्या है बच्चों? प्लेन मिरर। तो चलिए हम पढ़ते हैं प्लेन मिरर। भाई एक ग्लास स्लेब, ये ग्लास पतला सा ग्लास है, इसको एक साइड से अपन सिल्वर्ड कर दें, इसको बोलते हैं प्लेन मिरर। ठीक है, और ये इसका होता है नॉर्मल, इसको इसका नॉर्मल कहते हैं। यहां कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट मिरर पे इंसिडेंट होती है, तो जिस एंगल पे इंसिडेंट होगी उसी एंगल पे वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसी टाइप से यहां से मिरर पे इंसिडेंट होती है, तो जिस एंगल पे इंसिडेंट होगी वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। राइट, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट जो कि रियल ऑब्जेक्ट है। और रिफ्लेक्टेड रे अब मिलेगी तो है नहीं, है ना, तो इसको जबरदस्ती पीछे मिलाओ, इसको पीछे बढ़ाओ, तो ये बन जाएगी इसकी इमेज। या क्या ये कैसी इमेज होगी? वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल का मतलब हमने जबरदस्ती इसको मिलाया है, रियल फॉर्म में ये मिली नहीं। तो ऑब्जेक्ट और इमेज मैंने आपको बता ही दिया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये ऑब्जेक्ट है, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे ये इसके इमेज है। और इमेज क्या है? ये वर्चुअल है, तो रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बन रही है। ठीक है, अच्छा ये पॉइंट अपन लेते हैं साहब, ये P पॉइंट ले लिया, ये सपोज आपका A पॉइंट है, ये एंगल थीटा है, तो डेफिनेटली ये भी एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री है, ये आर्म कॉमन है, ये 90 डिग्री है, तो डेफिनेटली ये भी एंगल थीटा ही रहेगा। ये रहेगा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। ठीक है, तो ये रहेगा डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है ना, तो अपन कहेंगे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर मैग्नीट्यूड में इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर परपेंडिकुलर, इक्वल रहेंगे, परपेंडिकुलर इक्वल रहेंगे हमेशा। यानी इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितनी मिरर से होगी उतनी इमेज की इस मिरर से होगी, उतनी ही इमेज की होगी। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा बराबर सी रहेगी, समझ गए? अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक मिरर लिया इस टाइप से, और एक ऑब्जेक्ट को ऐसे बनाया, ए बी ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इमेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर रहेगी। इमेज अंदर कैसी बनेगी बेटा? ऐसी बनेगी। राइट, अगर मैंने ऑब्जेक्ट को ऐसे लिया तो इमेज कैसी बनेगी इसके अंदर? ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट को ऐसे लिया, इमेज बोलो, अगर मैंने ऑब्जेक्ट को ऐसे लिया तो इमेज कैसी बनेगी मिरर के अंदर? बताओ, इस टाइप से इमेज। इसको बोलते हैं इमेज फॉर्मेशन इन मिरर। मिरर के अंदर इमेज फॉर्मेशन कैसे? ठीक है, समझ में आ रहा? अगर मैंने ऑब्जेक्ट को यूं रखा है तो इसकी इमेज भी ऐसे बनेगी। देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितनी होगी उतनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल आएगी। इस साइड से ये जितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी इतनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये भी होगी।
बराबर आएगी तो ये इमेज ऐसे बन जाएगा। दोनों पॉइंट को मिला लीजिए तो ऑब्जेक्ट से वापस मिलाए इमेज की ओर, तो ये दोनों पॉइंट मिलाएंगे तो इसकी इमेज कुछ इस टाइप से बनेगी। अगर मिरर में अगर आप P लिख के देखें, ये P इससे लिखा हुआ है, तो मिरर में आपको P ऐसे लिखेगा। इसको बोलते हैं लेफ्ट राइट इन्वर्जन, यानी लेफ्ट हैंडर बैट्समैन जो है वो राइट हैंडर देखेगा और राइट हैंडर बैट्समैन जो है वो मिरर में लेफ्ट हैंडर देखेगा, तो इसको बोलते हैं लेफ्ट राइट इन्वर्जन। तो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है, ये ध्यान रखें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितनी मिरर से इसकी ऑब्जेक्ट की होगी उतनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इमेज की होगी। ठीक है, तो ये कुछ डायग्राम मैंने आपको बताया, पैरेलल है तो वापस पैरेलल बनेगा, अगर एरो इस तरफ है तो वापस एरो इस तरफ बनेगा, एरो उस तरफ है तो वापस एरो इस तरफ बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज ऐसे बनेगी, ऑब्जेक्ट ऐसे है इमेज ऐसे बनेगी। लेफ्ट राइट इन्वर्जन मिरर में होता है। ठीक है, प्लेन मिरर में। अब देखें कुछ क्वेश्चन इसके छोटे छोटे। जैसे मान लो ये कोई मिरर है और मैंने एक ऑब्जेक्ट ऐसे दिया और ये 45 डिग्री एंगल, ठीक है, ए बी ऑब्जेक्ट है। अब इसकी इमेज कैसे बनेगी, बस इतना सा ही बताना है, छोटा क्वेश्चन है, इतना से बताना है इसकी इमेज कैसे बनेगी। तो देखिए अगर मैं ये आर ले लेता हूं तो एक इधर आएगा इसका आर कोस 45 और दूसरा एरो आएगा आर साइन 45। ठीक है, तो देखो इसकी इमेज कैसे बनेगी, ये आर साइन 45 है तो वापस आर साइन 45 ऐसे उल्टा आर साइन 45। अगर ये आर कोस 45 है तो इधर आर कोस 45, इन दोनों का रिजल्टेंट इमेज हो जाएगा। ये इमेज बन गई ए बी, ए डैश बी डैश। समझ गए इमेज कैसे बनाते हैं? पैरेलल है तो उतनी लेंथ की पैरेलल बनेगी, सामने एरो है उल्टा सामने एरो होगा, लेफ्ट राइट इन्वर्जन करना होगा। और क्वेश्चन देखें, अगर मिरर में ऐसे रख दूं और ये एंगल मैंने 45 डिग्री लिया है, ऑब्जेक्ट मैंने ए बी एकदम पैरेलल रखा है, किसके? हॉरिजॉन्टल के, इस लाइन के बिल्कुल पैरेलल ऑब्जेक्ट। अब इमेज कैसे बनेगी बच्चों? अगर आप एक रफली इमेज बनाएंगे तो कुछ ऐसे बनेगी। देखो तो जितनी डिस्टेंस पे ये होगा परपेंडिकुलर उतनी डिस्टेंस पे यहां पर पॉइंट बनेगा, जितनी डिस्टेंस पे ये होगा उतनी डिस्टेंस पे ये पॉइंट बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा। ये एक रफली इमेज है। अब मेरे को एग्जैक्ट इमेज चाहिए, तो एग्जैक्ट कैसे बनाऊंगा? देखो एग्जैक्ट इमेज कैसे बनानी होगी, देखो ध्यान से। ये मिरर है, इसके पैरेलल मिरर लिया मैंने, ये लो साहब, इसके बिल्कुल पैरेलल लाइन है, ये 45 है, ये भी 45 है। ठीक है, ये आर ले लेता हूं मैं, तो इधर आ जाएगा आर cos ऑफ 45 और इधर आ जाएगा हमारा आर साइन 45। करेक्ट। अब चलो सीधा ये आर साइन 45 वापस सामने, आर साइन 45, ठीक है ना। आर कोस 45 पैरेलल था, बिल्कुल पैरेलल बनाओ, आर कोस 45 और इन दोनों का रिजल्टेंट एकदम ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। देखो ये जो रिजल्टेंट आएगा ये 45 डिग्री एंगल पे होगा भाई, और ये भी आर होगा। देखो तभी तो ये आर कोस 45 और ये आर साइन 45 होगा ना। ठीक है, तो ये 45 है तो ये भी 45 है। तो किधर बनी इमेज? एकदम वाई डायरेक्शन। किधर बना? एकदम वाई डायरेक्शन में परपेंडिकुलर इमेज बन गई। और देखो क्वेश्चन, मिरर मैंने ऐसे रखा है, लेट दिस एंगल इज 30 डिग्री और ऑब्जेक्ट मैंने फिर से ऐसे लिया, ये आर, ये ए बी ऑब्जेक्ट है। बताओ इमेज कैसे बनेगी? एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स है ये वाई है। इमेज का वेक्टर फॉर्म क्या होना चाहिए? इमेज का वेक्टर फॉर्म क्या होना चाहिए? तरीका जो बताया वही लगाना है। तो देखिए क्या करेंगे, इसके ठीक पैरेलल लाइन बना दी मैंने, इसके ठीक पैरेलल लाइन बना दी। ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री, इधर हो गया आर कोस 30, आर थोड़ा नीचे बना लो यहाँ, तो इधर आ जाएगा आपका
आर कोस 30, इधर आ जाएगा आर साइन 30। ये थोड़ा कोस 30 बड़ा बनाना, क्योंकि कोस 30 की वैल्यू ज़्यादा होती है। ठीक है, अब इसके ठीक सामने, ये ठीक सामने ये बना दे मैंने आर साइन 30, और इसके ठीक पैरेलल ये बना दिया मैंने आर कोस 30। देखिए रे ऑप्टिक्स में सब कुछ डायग्राम का गेम होता है, सब कुछ डायग्राम का, और इन दोनों का रिजल्टेंट ये आएगा आर। समझ गए? और ये एंगल होगा बेटा 30 डिग्री। और अगर मैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूं, ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल कितना ये 30 है। तो देखो ये एंगल जो है ना ये 30 डिग्री, और ये वाई डायरेक्शन है, और ये क्या है एक्स डायरेक्शन। 30 30 60, तो ये वापस हो गया 30। समझ गए? तो आर का वेक्टर फॉर्म क्या लिखोगे, एक इधर आएगा आर कोस 30 और दूसरा आएगा आर साइन 30। ठीक है, तो आर ऑफ इमेज वेक्टर दैट इज इक्वल टू आर साइन 30 आई के प्लस आर कोस 30 जे के। आर साइन 30 हो गया 1/2 आई के प्लस आर कोस 30 हो गया √3/2 जे के। ये आएगा आर वेक्टर। इजी गोइंग है, ठीक है, आराम से हम कर सकते हैं। और क्वेश्चन देखें, ये कोई मिरर है, ऐसे बना रखा है मिरर, कुछ ऐसे रखा हुआ है, यहां कोई सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स है, रे ऑफ लाइट इस मिरर पे जा रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये परपेंडिकुलर ऊपर चली जाती है, वाई डायरेक्शन में चली जाती है। ठीक है, ये एंगल मैंने दे रखा आपको 30 डिग्री है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड एंगल थीटा एट विच ray of light move upward after reflection। रिफ्लेक्शन के बाद ऊपर की ओर चली जाती है, तो फिर ये एंगल थीटा की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, करते सोल्व। तो देखो ये एंगल थीटा है, ये 30 डिग्री है, तो डेफिनेटली ये एंगल भी 30 डिग्री होना चाहिए बेटा। देखो ये दोनों पैरेलल लाइन है, एकदम पैरेलल है। ठीक है, तो ये एंगल क्या होगा 30 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। ये 60 हुआ तो ये कितना हो गया वापस 30 डिग्री, क्योंकि नॉर्मल है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये एंगल भी 30 डिग्री, तो ये कितना हो गया 60 डिग्री। समझ रहे हो भाई, ये 90 डिग्री है ना ऐसे, तो ये 30 तो ये 60, तो 60 प्लस थीटा इक्वल टू 30, 60 प्लस थीटा इक्वल टू 30, तो थीटा कितना हो गया माइनस का 60, उल्टा हो गया ये। ठीक है, माइनस का 60, देखो 60 ये 30 हो गया, ये 60 हो गया, ये थीटा हो गया। ठीक है, तो दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, ये होना चाहिए, तो ये आंसर आएगा थीटा इक्वल टू माइनस 60 डिग्री, ऐसे रहना चाहिए। यानी आप इसकी एंगल की वैल्यू को बढ़ा दो, इसको 70 कर देता हूं तो प्लस में हो जाएगा बस, तो सही जाएगा ये। तो कितना हो जाएगा थीटा आपका 10 डिग्री। ठीक है, अब तो कर लेंगे आराम से। चलिए, नाउ डेविएशन इन प्लेन मिरर, डेविएशन ऑफ लाइट, deviation of light in plane mirror। कोई प्लेन मिरर है ये, और ये इसका नॉर्मल है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है और रिफ्लेक्टेड यहां से ऐसे जा रही है, ये एंगल आई है, तो डेफिनेटली ये भी एंगल आई है। ठीक है, डेविएशन कैसे फाइंड करते हैं,
इंसिडेंट रे ऑफ लाइट कितना डेविएट हो गई, दैट इज कॉल्ड डेविएशन। तो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट ये है इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, और ये जो डेविएट होगी बेटा ये है डेल। ठीक है, तो डेविएशन कितना हो गया, ये पूरा एंगल कितना आ गया आपके पास 180 डिग्री, है ना। तो अपन क्या कहेंगे कि भाई 180 डेविएशन कितना आएगा 180 इक्वल टू डेल प्लस 2i, डेल प्लस 2i इक्वल टू कितना हो गया 180। तो डेविएशन कितना हो जाएगा 180 माइनस 2i, ये एंगल ऑफ डेविएशन। क्या करना है, इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाना है, ये इंसिडेंट रे इसको आगे बढ़ाना है, इस पे टिप रखनी है और इसको घुमाना किधर, रिफ्लेक्टेड रे की तरफ। और किधर घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहेगा। इजी गोइंग। अगर मैं इसमें ऐसा कह देता हूं कि सपोज इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू 0 डिग्री, यानी नॉर्मली ऐसे इंसिडेंट हो रहा है तो डेविएशन कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू 90 डिग्री, यानी इसके पैरेलल बीम जा रही है, तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो जाएगा 180 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 90, यानी 0 डिग्री। ठीक है, इजी गोइंग हम सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, डेविएशन इनटू इंक्लाइंड मिरर, दो मिरर है, ठीक है ना, एक दूसरे से थीटा एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन पे, तो टू इंक्लाइंड मिरर के बीच का एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, एक मिरर ये है और दूसरा मिरर ये। सपोज करें दोनों मिरर के बीच में मिरर M1 मिरर M2, इनके बीच में एंगल क्या है, थीटा एंगल है। अब कोई रे ऑफ लाइट इसमें आ रही होती है और यहां से रिफ्लेक्ट होती है, फिर यहां से रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ इस टाइप से। थोड़ा और डायग्राम को ठीक कर लें, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ये रे ऑफ लाइट आ रही होती है किसी एंगल अल्फा पे, तो ये भी एंगल वापस अल्फा होगा ना बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये कितना हो गया 90 माइनस अल्फा। ठीक है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल अपन ले लेते हैं बीटा है सपोज, तो ये भी एंगल क्या होगा बीटा होगा, तो ये होगा 90 माइनस बीटा। ठीक है, अच्छा ये तीनों एंगल का एडिशन, ट्राइंगल के 3 एंगल है, तो थीटा प्लस 90 माइनस अल्फा प्लस 90 माइनस बीटा, ये मिला के कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए ना, होना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूं 190 प्लस 90 180 से 180 कैंसिल, तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा हो गया, थीटा क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा हो गया। अब डेविएशन हम फाइंड कर लेते हैं। पहली रे ये रही, आगे बढ़ाया आपने, यहां से ये डेविएशन डेल 1, दूसरी रे इस पे आने वाली ये रही, इसको आगे बढ़ाया अपन ने, ये हो गया डेविएशन डेल 2, तो डेल इक्वल टू क्या लिखेंगे डेल 1 प्लस डेल 2। अब ध्यान दें ये भी क्या है क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, तो ये भी क्लॉकवाइज है और ये भी क्लॉकवाइज है, इसलिए दोनों को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो डेल इक्वल टू डेल 1 बोलो, डेल 1 कितना होगा 180 माइनस 2 अल्फा, प्लस डेल 2 बोलो 180 माइनस 2 बीटा, 180 माइनस 2 बीटा, 180 प्लस 180 कितना हो गया 360 माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा क्या है थीटा, तो डेविएशन आ जाएगा 360 माइनस 2 थीटा। अगर दो मिरर है तो उसमें टोटल डेविएशन कितना आएगा 360 माइनस 2 थीटा का डेविएशन आएगा। ऐसा क्यों आएगा बताओ, ऐसा इसलिए आएगा कि रे ऑफ लाइट ऐसे घूम गई है, या रे ऑफ लाइट यूं घूम गई, उल्टा नहीं घूमनी चाहिए वापस, उल्टा घूमते ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, फिर उल्टा घूमते ही ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल दो मिरर है परपेंडिकुलर, एकदम 90 डिग्री पर है, रे ऑफ लाइट इस पे इंसिडेंट होती है, फिर यहां से रिफ्लेक्ट होती है, फिर यहां से रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, अब कोई भी इंसिडेंस एंगल ले लें आप, ये 90 डिग्री एंगल है, रे ऑफ लाइट यूं गई है, तो डेविएशन क्या लिखोगे 360 माइनस 2 थीटा, और थीटा कितना है बेटा 90 डिग्री, तो डेविएशन कितना हुआ, डेविएशन होगा 360 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 90, यानी डेविएशन हुआ 180 डिग्री का। मतलब ये होता है देखो, ये रे ऑफ लाइट जाने वाली है
है ना, ये जाने वाली रे ऑफ लाइट, ये आने वाली रे ऑफ लाइट, इन दोनों के बीच में एंगल ये है डेविएशन। इंसिडेंट से फाइनली रिफ्लेक्टेड की ओर, ये वाला इंसिडेंट से फाइनली रिफ्लेक्टेड की ओर ये वाला एंगल होता है इस टाइप से, ये एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, अब आप इसको ऐसे देखना चाहो तो रे ऑफ लाइट यूं आ रही, देखो ये दोनों की टेल मिलनी चाहिए, जाने वाली लाइट ये रही, आने वाली लाइट ये रही, तो आने वाली लाइट जाने वाली लाइट, ठीक है ना, तो जाने वाली लाइट ये रही, यहां से ये एंगल बना लो, आने वाली लाइट से जाने वाली, मतलब आने वाली लाइट कितनी घूम गई ऐसे, ये आने वाली लाइट यूं घूम के ऐसे घूम गई, तब ये एंगल आएगा। यानी कितना घूम गई है, इतना घूम गई, यहां से यूं घूम गई है, उल्टा मत घुमाना, यूं नहीं घूमी, ये यूं घूम के ऐसे आई है। ठीक है, ऐसे इसमें देखो, ये आने वाली लाइट, ये जाने वाली लाइट कितना घूम गई है बताओ, ये पूरा 180 घूम गई, कितना घूम गई है, यहां से यूं घूम गई ऐसे 180 डिग्री, बिल्कुल ये 180 पे ये जा रही लाइट। इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहे जो रखूं, 90 डिग्री एंगल में ये रे और ये रे एक दूसरे के पैरेलल ही रहेगी हमेशा। अगर मैं कोई एंगल ऐसे रख दिया, सपोज यूं कर दिया, तो यहां से रिफ्लेक्ट हुई साहब और ये यूं जाएगी, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल होगी, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगी। 90 डिग्री के केस में हमेशा इंसिडेंट और फाइनल रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे के पैरेलल जाएगी। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं। ज्योमेट्री का गेम है और बिल्कुल ज्योमेट्री से आपको इसको निपटना होगा। दो मिरर है, एंगल 60 डिग्री, एक रे ऑफ लाइट इस पे पैरेलल इंसिडेंट होती है, ठीक है ना, फाइंड टोटल डेविएशन एंड पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। कैसे जाएगी देखें, तो ये 60 डिग्री बेटा, तो ये भी 60 डिग्री हुआ ना, और ये इसका नॉर्मल है, तो ये वापस क्या हो गया 30 डिग्री, तो 30 पे वापस चलेगी, ये 30 पे चलेगी, ये 30 तो ये 60 है, तो ये वापस 60 हो गया, है ना, तो ये नॉर्मल हो गया इसका, ये 30 पे होगा, तो वापस जाएगा 30 पे, ये 30 पे जाएगा, तो ये कितना हो गया 60, तो ये इसके पैरेलल होगी और ये इसके पैरेलल होगी। समझ गए। अब डेविएशन फाइंड करना चाहो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डेविएशन कितना हो जाएगा 360 माइनस 2 थीटा कितना 60 डिग्री, यानी कितना हो गया 360 माइनस 120 यानी 240 डिग्री। अच्छा किधर जाएगी बच्चों, ये आने वाली रे और ये जाने वाली रे, ठीक है ना, ये जाने वाली रे है, कितना घूम गई है, ये इतना घूम गई। अगर आप ऐसे करना चाहे तो यूं भी कर सकते हैं, आने वाली रे है, ये यूं घूम गई है, ये आने वाली रे ये ऐसे घूम गई, कैसे घूमी है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाएगी, ठीक है। और क्वेश्चन देखें, दो मिरर सेवेंटी डिग्री एंगल, एक रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, मान लो ये 30 डिग्री एंगल, फाइंड टोटल डेविएशन आफ्टर टू रिफ्लेक्शंस दो रिफ्लेक्शन के बाद टोटल डेविएशन कितना रहेगा। डायग्राम का गेम है खाली, ये इसका नॉर्मल हो गया बेटा, ये 30 तो ये 60 हो गया, यहाँ से 60 पे वापस चलेगी, ये थोड़ा सा बनाना बस, ये 60 पे चलेगी तो ये हो गया 30, तो इस पर जो इंसिडेंट होगी वो कैसे होगी देखना। 70 ये था, 70 प्लस 30 कितना हो गया 100, तीनों मिला के 180 होना चाहिए, तो ये कितना बन जाएगा 80 डिग्री बन जाएगा। समझ गए। अच्छा अगर इस पर नॉर्मल बनाया जाए ऐसे तो ये कितना बनेगा 10 डिग्री का बनेगा। आगे बात समझ में, देखो 70 प्लस 30 100, 100 प्लस 80 180, और ये नॉर्मल है इसका, तो ये कितना बनेगा 10 डिग्री, तो ये वापस रे ऑफ लाइट जो चलेगी ये 10 डिग्री पे ऐसे, ये इसका डायग्राम।
पहले डायग्राम बना लो और फिर देख लो ये रे ऑफ लाइट यूं घूम रही है क्या, यस यूं घूम रही है। अब देखो ये इंसिडेंट बीम यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, फिर ये इंसिडेंट बीम यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, ये डेल 2 हो गया, ये डेल 1 हो गया। अगर आप पूरा लिखना चाहते हैं तो कोई तकलीफ नहीं है, डेल इक्वल टू डेल 1 प्लस डेल 2। अब डेल 1 कितना हो गया 180 माइनस 120, तो 180 माइनस 120 डायरेक्शन देखें क्लॉकवाइज, प्लस ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 20, तो 180 माइनस 20 डायरेक्शन अगेन क्लॉकवाइज। तो कितना हो गया देखो ये हो गया आपका 60 डिग्री क्लॉकवाइज, ये हो गया कितना 160 डिग्री, ये भी क्लॉकवाइज, यानी 220 डिग्री क्लॉकवाइज। या अपन यूं कह सकते हैं 360 माइनस 220, ऐसा लिख सकते हो, ध्यान रखना 360 माइनस 220 तो कितना हो जाएगा ये 140, तो अपन कहेंगे 140 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अगर आंसर एंटी क्लॉकवाइज में तो 360 में से माइनस कर देना, फिर तो वो आंसर एंटी क्लॉकवाइज वाला आ जाएगा। ठीक है, फिर से एक क्वेश्चन देखते हैं। 70 डिग्री रे ऑफ लाइट आ रही है बिल्कुल 10 डिग्री इस मिरर से, 10 डिग्री पे रे ऑफ लाइट आ रही है। ठीक है, फाइंड टोटल डेविएशन आफ्टर 2 रिफ्लेक्शंस। 2 रिफ्लेक्शंस के बाद टोटल डेविएशन कितना आना चाहिए। चलिए इसको करते हैं हम सोल्व। तो देखिए कैसा आएगा, ये 10 डिग्री है, ये इसका नॉर्मल हुआ, तो ये कितना हो जाएगा 80 डिग्री, तो यहां से वापस ले जाना इसको, क्यों, तो ये भी हो गया 80 डिग्री, तो ये हो गया 10 डिग्री, समझ रहे हो 80 ये 10। ठीक है, अब देखें ये 80 हो गया, ये 10 हो गया, ये 70 है, तो ये कितना होना चाहिए भाई 70 प्लस 10, ये हो गया 80 डिग्री, और ये हो गया इसका नॉर्मल, तो ये वापस कितना हो गया 10 डिग्री, तो यहां से वापस अंदर की ओर चली जाएगी, तो ये भी 10 डिग्री होगा। डायग्राम को ध्यान से देखो, सब कुछ डायग्राम में है। ये 10 डिग्री है बच्चों, ठीक है, तो ये हो गया 80 डिग्री, है ना, ये 80 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये 80 हुआ तो ये 10 होना चाहिए क्योंकि ये नॉर्मल है। ठीक है, ये 10 हो गया, ये 70 हो गया, तो अंदर के एंगल का एडिशन इक्वल टू बाहर का एंगल, तो ये 80 होना चाहिए, ये नॉर्मल बन गया, ये 80 है तो ये 10 डिग्री हुआ, तो 10 डिग्री इंसिडेंट और 10 डिग्री वापस रिफ्लेक्शन। ओके, अब देखो रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट ये ऐसे कुछ चल रही है, यहां से रिफ्लेक्शन की ओर मोड़ो इसको, ये हो गया डेल 1, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट ये ऐसे चल रही है, यहां से रिफ्लेक्शन की ओर बोलो, ये है डेल 2, समझ गए। अब डेल इक्वल टू लिखेंगे डेल 1 प्लस डेल 2, डेल इक्वल टू डेल 1 प्लस डेल 2, डेल 1 बोलो, डेल 1 कितना हो जाएगा 180 माइनस 160, 180 माइनस 160 किधर किधर एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, प्लस दूसरा क्या लिखेंगे 180 माइनस 20, 180 माइनस 20 किधर क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, इसको पॉजिटिव ले लो तो इसको नेगेटिव ले लो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा, तो ये हो गया 20 माइनस का प्लस ये हो गया कितना 160 डिग्री प्लस का, ये होगा 140 प्लस का, प्लस कौन सा लिया था क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये आंसर। ठीक है, इजी गोइंग क्वेश्चन है, डेविएशन भी कर सकते हो, ये सबसे ज्यादा थोड़ा मतलब डायग्रामेटिक आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इस तरह का एंगल हो तो डेविएशन ऑफ मिरर, ये आपने डेविएशन ऑफ रे ऑफ लाइट इन प्लेन मिरर ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट लेते हैं हम इसका, रोटेशन ऑफ मिरर। रोटेशन ऑफ मिरर,
इसमें दो केस है। पहला केस, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज फिक्स्ड। एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्या कर दें, फिक्स कर दें। तो देखते जाना ध्यान से डायग्राम को, बस डायग्राम ही है सब कुछ। डायग्राम को अगर आपने कहीं मिस कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। ये इसका नॉर्मल रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट कुछ ऐसे आ रही है और ये रिफ्लेक्ट हो रही है। ये आई है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये भी आई है। ठीक है, यहां तक तो कोई ऐसी खास बात है नहीं। अब मैं मिरर को रोटेट करता हूं। ठीक है, मिरर को मैंने रोटेट कर दिया। मैंने मिरर को थीटा एंगल पे रोटेट किया है। अब नई पोजीशन मिरर की है, ये पॉइंट ओ लेता हूं। ठीक है, जब मैंने मिरर को रोटेट किया तो डेफिनेटली नॉर्मल भी रोटेट होगा भाई, ये एंड डैश हो जाएगा, ये भी उतना ही रोटेट हुआ जितना मैंने मिरर को रोटेट किया है। अब इंसिडेंट रे को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज फिक्स्ड। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को फिक्स करो। तो ये दूसरी आई डैश ले ली मैंने, इसका इससे एंगल वही लेना है आई ही। तो यहां से रिफ्लेक्ट होगी इसकी, ये आर डैश, एंड डैश से ये एंगल कितना है, वो भी आई ही होगा। ठीक है, तो ये हमें बताना होता है कि रिफ्लेक्टेड कितना रोटेट कर गई। ये एंगल फाई आपको फाइंड करना है, ये एंगल फाई आपको फाइंड करना है। तो एंगल फाई दैट इज इक्वल टू एन डैश ओ आर, एंगल एन डैश ओ आर माइनस एन डैश ओ आर डैश, एंगल एन डैश ओ आर डैश। ठीक है, अब देखो एन डैश ओ आर क्या बन जाएगा, एन डैश ओ आर बन जाएगा आई प्लस थीटा, ये बन जाएगा आई प्लस थीटा माइनस एन डैश ओ आर डैश, वही है एंगल आई, ये एंगल आई। तो क्या आ गया आंसर, थीटा। तो एंगल फाई इक्वल टू क्या होगा, थीटा। जितना मिरर को घुमाओगे उतना ही रिफ्लेक्टेड रे भी घूम जाएगी, अगर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को फिक्स रखा है। अगर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को फिक्स रखा तो जितना मिरर को घुमाया उतना ही रिफ्लेक्टेड रे भी रोटेट कर जाएगी। ठीक है, अब सेकंड केस देखते हैं। व्हेन एंगल ऑफ या व्हेन इंसिडेंट रे इज फिक्स्ड। इंसिडेंट रे को हमने चेंज नहीं किया, रे फिक्स है। तो इंसिडेंट रे को फिक्स कर दो तो देखे कैसा डायग्राम बनेगा। फिर पहला डायग्राम तो वैसे के वैसे बनाना, ये नॉर्मल हो गया, ये इंसिडेंट रे है हमारी और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये आई है और ये आर है, ये एंगल आई है तो ये भी एंगल आई। रे को अब चेंज नहीं कर सकते आप, क्या समझे, रे को चेंज नहीं कर सकते। अब मैंने मिरर को रोटेट किया है, ये मिरर को रोटेट कर दिया साथ, कितना एंगल से, थीटा एंगल से। रे फिक्स है तो नॉर्मल तो रोटेट होगा इसे, ये एंड डैश हो जाएगा कितना एंगल से, थीटा एंगल, राइट। अब ये थीटा हुआ, ठीक है, तो ये एंगल कितना हो बच्चों, ये तो आई है ही सही, तो ये हो गया आई माइनस थीटा। और ये एंगल इंसिडेंस रे हो गई किसके लिए, इस नॉर्मल के लिए, तो रिफ्लेक्टेड ऐसा आएगी, ये आर डैश। ठीक है ना, तो ये आर से आर डैश कितना घूम जाएगी, ये एंगल बन जाएगी फाइव। ठीक है, अच्छा एन डैश आई का एन डैश से एंगल आई माइनस थीटा है, तो एन डैश आर डैश का एंगल भी क्या होगा, आई माइनस थीटा ही होगा। ये पॉइंट ओ हो गया। ध्यान से देखो डायग्राम को, क्या करा मैंने, इंसिडेंस फिक्स है, मिरर को घुमा दिया तो ये नॉर्मल जो था नॉर्मल घूम जाएगा एन डैश। ठीक है, तो एन डैश कितना घूमेगा, जितना मिरर घुमाया उतना एन डैश घूमेगा थीटा एंगल से। अच्छा इंसिडेंस का एन डैश से एंगल कितना हो गया, आई माइनस थीटा, तो एन डैश का आर डैश से एंगल भी ये आई माइनस थीटा ही होगा। डायग्राम में इमोशनल मत होना, ऐसे चलता रहता है। तो अब आर का आर डैश से एंगल कितना हो गया, फाइव, तो फिर से लेके अपन एंगल फाइव कितना हो जाएगा, एंगल फाइव इक्वल टू एन डैश ओ आर, एंगल एन डैश ओ आर
माइनस एंगल एन डैश ओ आर डैश, एंगल एन डैश ओ आर डैश। तो देखिए एन डैश ओ आर कितना हो गया, आई प्लस थीटा, ये हो गया आई प्लस थीटा। एन डैश ओ आर डैश क्या है, आई माइनस थीटा, ये हो गया आई माइनस थीटा, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 2 थीटा। तो फाई इक्वल टू आ गया 2 थीटा, फाई इक्वल टू कितना मिल गया, 2 थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर अपन रे को फिक्स रखें और मिरर को थीटा एंगल घुमाएं तो रिफ्लेक्टेड कितनी घूम जाएगी, 2 थीटा से। अगर अपन एंगल ऑफ इंसिडेंस को फिक्स रखा, ठीक है ना, और मिरर को थीटा से घुमाया तो रिफ्लेक्टेड भी थीटा से ही रोटेट होगा। ठीक है, चलिए इस पे क्वेश्चन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, छोटे छोटे एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूं और छोटे छोटे एग्जाम ही हमारे काम के हैं। रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, ठीक है ना, ये एंगल कोई मैं देता हूं 30 डिग्री है। ठीक है, इफ इंसिडेंट रे इज फिक्स देन हाउ मच reflected ray rotate if mirror is rotated by 30 डिग्री। मिरर को 30 डिग्री रोटेट कर लिया अपन ने, कुछ ज्यादा डायग्राम बनाने की पंचायती में घुसना ही नहीं है। ये अपन ने कितना 30 डिग्री है, ये फिक्स है, क्या लिखेंगे कि फाई कितना आएगा, कितना घूम जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 30, यानी आंसर कितना 60 डिग्री साहब रिफ्लेक्टेड घूम जाएगी। कोई ज्यादा पंचायती की बात बिल्कुल नहीं। अब जरा देखो, अब मैं पूरी लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, आप समझ जाएंगे। ये नॉर्मल है इसका, ये इंसिडेंट रे है, कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस पर है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने मिरर को घुमा दिया है 20 डिग्री से और इसको घुमा दिया मैंने 10 डिग्री से। ठीक है, क्या घुमा दिया इसको, 10 डिग्री से। अब आप बोलोगे सर दोनों घुमाना तो आपने सिखाया नहीं, पर एक तो घुमाना सिखाया ना मैंने, एक तो घुमाना सिखाया है सही। तो आपको क्या करना, फाई कितना आएगा, तो फाई इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई एंगल रोटेटेड, ठीक है, प्लस और माइनस एंगल रोटेटेड इन इंसिडेंट रे। बस डायग्राम बनाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है ना, हमें डायग्राम बनाने से बचना होगा क्योंकि रे ऑप्टिक्स में डायग्राम बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनते हैं। ठीक है, तो डायग्राम बनाने से हमें बचना होगा, कोई बात नहीं। देखो फाई कितना आ जाएगा, डबल तो कर दो इसका, 20 का डबल कर दिया। अब देखो प्लस कब लेना है, पहले ये लिख देता हूं मैं, पॉजिटिव व्हेन ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर उल्टी डायरेक्शन में घुमाए, इसको इधर और इसको इधर घुमाए, तो क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। ठीक है, नेगेटिव व्हेन मिरर एंड इंसिडेंट रे रोटेटेड इन सेम डायरेक्शन, ये ध्यान रखना। अब ये देख लो, देखो एक इधर घुमा रहा हूं मैं और एक इधर घुमा रहा हूं मैं, ये यू घूम रहा है, ये यू घूम रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन है कि नहीं है, तो क्या लेना होगा, पॉजिटिव लेना होगा। तो फाई क्या लिखेंगे बच्चों, फाई इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 20 और प्लस 10, बस खत्म बात। कितना हो गया, 50 डिग्री आंसर है। कोई खास बात, कर सकते आराम से, एक और कर लो। ये मिरर, ये नॉर्मल हुआ इसका, ये इंसिडेंट रे हुई साहब, ठीक है ना, मैंने इंसिडेंट को यू घुमा दिया 20 डिग्री से, मिरर को घुमा दिया इधर 30 डिग्री से। बताओ रिफ्लेक्टेड कितना घूम जाएगी, कैसे फाइंड करोगे, फाई इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई मिरर कितना घुमा 30, और दोनों क्या है सेम डायरेक्शन है, इसलिए माइनस लेंगे कितना 20, तो कितना हो गया 60 माइनस 20 कितना 40 घूम जाएगा। ठीक है, कर सकते इजी गोइंग, कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आनी, आराम से सोल्व कर सकते हो। चलिए
number of images formed in two inclined mirror. Number of images formed of an object in two inclined in between कर दें या in two inclined mirror, two inclined mirror. मान लो दो मिरर इस टाइप से और दोनों मिरर के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। यहां कोई ऑब्जेक्ट है मेरा। अब इस ऑब्जेक्ट की कितनी इमेज बनेगी इन दोनों मिरर से? अब ऐसे तो आप इमेज बनाते बनाते परेशान हो जाओगे, रिफ्लेक्शन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, मल्टीपल रिफ्लेक्शन में इमेज बनाते हुए आप दुखी हो जाओगे। तब मैं क्या करता हूं, एक वैल्यू फाइंड करो n, और n इक्वल टू होगा 360 अपॉन थीटा। ये n है, कोई वैल्यू, n ही न्यूमेरिकल वैल्यू है। कोई भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, ठीक है। अब इस n की जो वैल्यू आएगी, जैसे मान लो n की वैल्यू 2, 3, 4, 4.5, 3.6, ऐसा कुछ भी आपको एक वैल्यू मिल सकती है, तो वो n की कोई वैल्यू आएगी। अब n की दो वैल्यू मिल सकती है। क्या क्या मिल सकता है? एक तो आपको फ्रैक्शनल वैल्यू मिल सकती है, और दूसरा आपको मिल सकता है इंटीजर वैल्यू। एक तो फ्रैक्शनल मिल सकता है और दूसरा आपको क्या मिल सकता है, इंटीजर वैल्यू मिल सकता है, ठीक है। अगर ये फ्रैक्शनल वैल्यू मिलती है, जैसे लेट एज्यूम n इक्वल टू मिला 7.2, तो नंबर ऑफ इमेज इसको n से लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू 7। इसका मतलब ये होता है कि 7 कंप्लीट इमेज बनी है। 0.2 का मतलब एक 8वीं इमेज बन रही है, लेकिन वो क्लियर नहीं है, बल इमेज है, तो वो क्लियर नहीं मानी जाएगी। तो 7 क्लियर इमेज, 7 इज क्लियर इमेज, 7 क्लियर इमेज बनेगी, ठीक है। कोई भी पॉइंट ऑफ वैल्यू हो तो आपको क्या करना है, जो इंटीजर वैल्यू वही उठानी है। 7.9 हो तो भी 7 ही लेना, आपको 8 नहीं करना बच्चों, ध्यान रखना। इंटीजर में दो तरह के इंटीजर मिलते हैं, कौन कौन से बताओ? एक तो इवन इंटीजर, एक ऑड इंटीजर। अगर इवन इंटीजर है तो नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी, नंबर ऑफ इमेज n इक्वल टू हो जाएगा n माइनस 1। नंबर ऑफ इमेज यानी n है यहाँ, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n माइनस 1। मान लो कि इवन आ गया 6, तो 6 माइनस 1 5 हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है कि एक जो इमेज होती है वो कॉन्साइड हो जाती है, मतलब दो इमेज एक ही जगह बन जाती है, तो वो हमें एक ही दिखाई देती है, ठीक है। अगर ओड इंटीजर है तो फिर दो बातें होगी। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब सिमेट्रिक, बाइसेक्टर का मतलब ऐसे रखा बिल्कुल बीच में, इसको बाइसेक्टर कहते हैं। ये θ/2, ये θ/2, ये बाइसेक्टर होता है, ठीक है। ये क्या होता है, बाइसेक्टर होता है, सिमेट्रिक होता है। तब नंबर ऑफ इमेज आएगी n-1। एसिमेट्रिक, नॉट ऑन बाइसेक्टर, तो नंबर ऑफ इमेज n इक्वल टू n ही रहेगा। अब ये आपको टेबल ध्यान रखनी होगी बच्चों, समझा आप? ये टेबल ध्यान रखनी होगी अच्छे से। अब जैसे फॉर एग्जांपल पहला केस लेते हैं, व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। अब 0 डिग्री ले तो n कितना है बच्चों, n की वैल्यू 360 अपॉन 0 यानी इनफाइनाइट। n की वैल्यू क्या हो गई, इनफाइनाइट। जब n की वैल्यू इनफाइनाइट तो n भी इनफाइनाइट आएगा भाई इनफाइनाइट में क्या माइनस प्लस करोगे, कोई मतलब नहीं, तो वो भी क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। तो दो प्लेन मिरर है, आप बीच में कहीं हैं, यहां है कहीं, ये ऑब्जेक्ट है। अगर ये x पोजीशन पर है और ये y पोजीशन पे है, तो यहाँ इमेज बन जाएगी वापस I1, ठीक है। इस पे इमेज बन जाएगी ये I2, ये मिरर M1, ये मिरर M2, फिर इसकी इमेज इसमें बनेगी, इसकी इमेज वापस इसमें, तो ऐसे कॉन्टिन्यूसली ये चीज चलती चली जाएगी,
ठीक है। नंबर 2, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो n निकालो कितना आएगा 360 अपॉन 90 यानी 4 बने इवन। इवन है, सोचना ही नहीं है। नंबर ऑफ इमेज कितनी हो जाएगी 4 - 1 इक्वल्स टू 3, यानी ये परपेंडिकुलर मिरर है साहब। यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है इस जगह, ये ऑब्जेक्ट है। एक तो इमेज बनेगी बिल्कुल इसके सामने, ये I1, दूसरी इमेज बनेगी यहाँ इसके सामने, ये I2, और तीसरी इमेज बनेगी ठीक इसके बाइसेक्टर, यहाँ I3। ठीक है। अब जो ये इमेजेस बनती है ये कुछ इस टाइप से, देखो आप तो ध्यान से, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, इसके कोऑर्डिनेट मैंने ले लिया x, y कोऑर्डिनेट है, ये r। तो मैं r² इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ x² प्लस y², ऐसा लिख सकते हैं। क्यों? r वेक्टर इक्वल टू xi कैप प्लस yj कैप। तो ये किसकी इक्वेशन है? सर्कल की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है? सर्कल की इक्वेशन है। अब जब सर्कल की इक्वेशन है तो ये इसका सेंटर है सर्कल का, तो कुछ ऐसे सर्कल बनेगा। तो जो भी इमेजेस बनेगी तो ध्यान रखें, इमेजेस एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल एंड सेंटर ऑफ circle will be at point of intersection of mirror। ऐसे बनेगा ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी मिरर का जहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां सर्कल का सेंटर होगा। तो एक इमेज आपकी यहां बनेगी, ये इमेज I1 होगी सपोज, एक इमेज इसके सामने बनेगी, ये इमेज I2 होगी, तो तीसरी यहां बनेगी, ये इमेज I3 होगी। ठीक है। अगर मैं थीटा की वैल्यू तो बच्चों जो इमेजेस बनेगी वो क्या बनेगी? सर्कल की सरकमफ्रेंस पे बनेगी। अब जैसे थर्ड केस लेते हैं, सपोज थीटा इक्वल टू 60 डिग्री लिया सपोज मैंने, है ना। तो n की वैल्यू क्या आएगी 360 अपॉन 60 यानी 6। तो स्मॉल n कितना हो जाएगा 6 - 1, 5 इमेजेस बनेगी। इतना तो आपको ध्यान रह जाएगा, 5 इमेजेस बनेगी। ठीक है। अब देखो 5 इमेजेस कैसे बनेगी। ये दो मिरर है, ऑब्जेक्ट मैंने कुछ ऐसे रख दिया इसको, ये 20 डिग्री है और ये 40 डिग्री है। ठीक है। और यहां मेरा ऑब्जेक्ट है। 5 इमेज बनेगी ये हम जानते हैं, लेकिन कैसे कैसे बनेगी देखो। ये 40 डिग्री है तो एक इमेज यहां बनेगी आपकी I1। ठीक है। तो दूसरी इमेज आपकी यहां बनेगी I2, तीसरी इमेज बनेगी आपकी I3, चौथी इमेज बनेगी आपकी I4, पांचवी इमेज बनेगी ये I5, और छठी इमेज ये दोनों में कॉमन हो जाएगी, जो कि I5 था ना, I1, I2, I3, I4 और ये I5 रहता है। अब देखो ये मिरर M1 है और ये मिरर M2 है। ठीक है। तो इसको कैसे पता लगेगा कौन सी इमेज किस किस पोजीशन में बनेगी? ध्यान से देखना, M1 ये M2, M1 से एंगल कितना है भाई 20, M1 से ये कितना है 20 डिग्री एंगल, और M2 से ये कितना है 40 डिग्री एंगल। ठीक है। अब M1 पर भाई, इसमें M1 पर इमेज की पोजीशन कहाँ होगी? तो आप एक काम करो, इन दोनों को पोजीशन को चेंज कर दो। M2 जो है ना, M1 पे 20 डिग्री है, M2 पे कितना है 40 डिग्री है, और दोनों मिरर के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री। ठीक है। अब मैं एक काम करता हूं, इसमें मैं 60 डिग्री ऐड कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 100। इसमें मैंने 60 डिग्री ऐड किया तो ये हो गया 80, फिर 60 डिग्री ऐड किया मैंने, कितना हो गया 140, फिर 60 डिग्री ऐड किया मैंने, कितना हो गया 160। बस रुक जाना अभी। ठीक है। अब देखो
ये नंबर 1 इमेज, ये नंबर 2 इमेज, ये नंबर 3 इमेज, ये नंबर 4 इमेज, ये नंबर 5 इमेज, और सॉरी नंबर 5 इमेज और नंबर 6 इमेज, ऐसे बनेगी। लेकिन ये दोनों सिचुएशन देखे, ये दोनों सिचुएशन अगर मैं दोनों को ऐड कर देता हूं, इन दोनों को, तो कितना बन गया? 300 बन गया, नहीं बन गया? और प्लस 60 डिग्री, दिस द एंगल बिटवीन मिरर्स, है कि नहीं? ये क्या है? एंगल बिटवीन मिरर, यानी M1 से 140 डिग्री, M1 से मैं अगर यूं चलूं 140 डिग्री, और M2 से कहा चलूं 160 डिग्री, M2 से चलूं 160 डिग्री, ऐसे, तो ये दोनों एक ही जगह मिल जाएंगे यहां पर। यानी कौन कौन सी होगी? 3 एंड 6, तो I3 एंड I6 ये दोनों एक ही जगह बनेगी, इसलिए मैंने इसको -1 किया है। सोल्व करने का तरीका क्या है? M1 M2 लिख दो, आप दोनों के पोजीशन लिख दो 20 एंड 40, फिर दोनों के मिरर के बीच का एंगल कितना है, क्रॉस में उसको ऐड करते हुए चलो ऐसे, बस। ये कब? जब आपको एंगुलर पोजीशन पूछी जाए तो। वैसे ओलंपियाड में पूछते हैं, ऐसे नहीं पूछते हैं वो। देखिए और क्वेश्चन देखें, दो मिरर है ये, M1 M2, और एक ऑब्जेक्ट मैंने यहां रखा है, ये 5 सेंटीमीटर पे है यहां से, और इससे 15 सेंटीमीटर पे। मैंने कहा भाई मिरर में 5वीं इमेज कहां बनेगी? क्या बोला मैंने? M2 में 5वीं इमेज कहां बनेगी? ठीक है, वैसे इमेज तो इनफाइनाइट बनेगी, तो ये 15 पे, तो यहां पर I1 बनेगी जो है 15, और यहां पर I2 बनेगी जो है 5 पे। अब ये इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, कौन सा? I1। तो I1 से इसकी ऑब्जेक्ट की परपेंड डिस्टेंस कितनी होगी बेटा? 15 + 15 30 + 5 35, तो वापस इमेज यहां बनेगी I3, जो इससे कितनी डिस्टेंस पे हो जाएगी? 35 पे। ठीक है, अब ऐसे आप सब करते रहोगे तो काफी टाइम लग जाएगा। तो एक काम करो, इधर बनाओ M1, इधर बनाओ M2, ठीक है। ऑब्जेक्ट M1 से कितना है? 5 पर, M2 से कितना है? 15 पर। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है मिरर का? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें 20 ऐड करते जाओ, क्रॉस में 20 सेंटीमीटर ऐड किया, कितना? 15 + 20 35, अगली बनेगी 35 बन रही है। फिर इसमें 20 ऐड करो, कितना होगा? 25, अगली बनेगी इसमें 25 पे। आगे बात समझ में? भाई इस 5 की इमेज बनाओ, देखो 5 + 5 10 + 15 25 पे बनेगी अगली इमेज। फिर और 28 करते जाओ, कितना हो गया? 45 पे। फिर और 28 करते जाओ, इसमें 28 किया मैंने, कितना बनेगा? 55 पे। फिर 28 किया, कितना बनेगा? 75 पे। फिर 28 किया, कितना बनेगा भाई? 65 पे। अब बताओ कौन सी चाहिए आपको? इस मिरर 2 में चौथी चाहिए, पहली इमेज, ये दूसरी इमेज, ये तीसरी इमेज, ये चौथी इमेज, 5वीं 6वीं, जो भी फाइंड करनी चाहो वो आप आराम से फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो नंबर ऑफ इमेजेस चैप्टर क्लियर है, आराम से आप कर सकते हैं कि कैसे इसको हम सॉल्व आउट करते हैं। ठीक है, कैसे हम इसको सॉल्व आउट करते हैं, आराम से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला पार्ट लेते हैं, मिनिमम साइज ऑफ मिरर टू सी फुल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मिनिमम साइज ऑफ mirror to see full image of an object। किसी ऑब्जेक्ट की इमेज देखनी। अब इमेज देखने का मतलब आप कहां से देख रहे हैं? ये सारे जो डायग्राम है ये 1 आइड डायग्राम है। कैसे डायग्राम है? 1 आइड डायग्राम है सारे डायग्राम जो है, ये ध्यान रखें। हम एक आंख से देख रहे होते हैं, दोनों आंखों से नहीं, एक आंख से। रे ऑप्टिक्स से पूरे क्या चलता है? 1 आइड डायग्राम चलते हैं। अब देखो मान लो कि ये कोई वॉल है, ठीक है, और यहां कहीं मिरर लगा रखा है, और आप कुछ यहां खड़े हैं, यहां से आप देख रहे हैं वॉल को, ये ऑब्जर्वर है। ठीक है, ये क्या है? ऑब्जर्वर है जो देख रहा है। जो ऑब्जर्वर देखेगा ये वॉल की हाइट जो है वो h है। वॉल की हाइट कितना बेटा? वो h है, और मिरर की हाइट है वो स्मॉल h है।
मिरर की हाइट क्या है, वो है स्मॉल h। अब देखो एकदम किनारे से आपको रे ऑफ लाइट लेनी है, बिल्कुल फुल साइज मिरर का यूज करना है, वो आपके पास रे ऐसे पहुंचेगा। एक रे ऑफ लाइट आपने यहां से लिया, बिल्कुल रे यहां पहुंचेगा, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूं बेटा x है, तो ये हो गया, सपोज मान ले ये y है, एक्स वाई मान लो, x प्लस वाई इक्वल टू h। चलिए ध्यान से देखते रहना, अगर ये एंगल थीटा है, सपोज ये अल्फा मान लेता हूं, तो ये भी अल्फा हुआ, ठीक है, और ये भी अल्फा हुआ। ये एंगल अगर बीटा है तो ये भी एंगल बीटा हुआ, तो ये भी एंगल बीटा हुआ, राइट। अच्छा, ये मान लेते हैं कि दीवार की मिरर से डिस्टेंस L है, ठीक है, और ऑब्जर्वर की मिरर से डिस्टेंस L0 है। L0 का मतलब L ऑब्जर्वर, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखें, ये अगर x है तो ये भी x है, यहां से यहां तक ये x है। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, देखो ये 90 डिग्री एंगल है, तो ये भी x है। इसी टाइप से ये y है तो ये भी y है। इस लाइन को मैं आगे बढ़ा देता हूं, इस लाइन को भी मैं आगे बढ़ा देता हूं। ये x है तो ये भी x है, ये y है तो ये भी y है, राइट। ये फाइंड करनी पड़ेगी। सपोज ये x1 है और ये y1 है, ठीक है। अब देखो ये ट्राइंगल उठाते हैं अपन, बेटा ज्योमेट्री ऑप्टिक्स है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में तो ज्योमेट्री होगी होगी, ये बात मान के चले आप। ये ट्राइंगल उठा देते हैं, तो दो ट्राइंगल बन रहे, देखो एक तो ये ट्राइंगल पूरा मोटा बड़ा वाला, एक ये ट्राइंगल छोटा वाला जो बीटा एंगल है। तो अपन लिख सकते हैं tan बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर y अपॉन L0, y अपॉन L0, ये इक्वल टू होना चाहिए परपेंडिकुलर y1 अपॉन कितना हो जाएगा, पूरा लेंथ L, ठीक है। तो यहां से y1 की वैल्यू आ जाएगी हमारी, y1 इक्वल टू कितना हो गया बेटा, y L अपॉन L0, y L अपॉन L0। सिमिलरली को आप x1 कितना आ जाएगा, x1 इक्वल टू x L अपॉन L0, ठीक है। तो हाइट कंप्लीट कितनी हो गई, h इक्वल टू x1 प्लस x प्लस y1 प्लस y, ये होगी ना। तो h इक्वल टू क्या लिखूंगा, x1 xl बाई L0, xl अपॉन L0 प्लस x yl अपॉन L0 प्लस y। यहां से मैं x कॉमन ले लेता हूं, तो L अपॉन L0 प्लस 1 प्लस y कॉमन ले ले अपन, L अपॉन L0 प्लस 1। तो L अपॉन L0 प्लस 1 दोनों में से कॉमन ले ले, तो ये हो गया x प्लस y, ये h। और x प्लस y क्या था बताओ, x प्लस y था मिरर की हाइट स्मॉल h, तो यहाँ स्मॉल h रख दें। तो h इक्वल टू 1 प्लस L अपॉन L0 मल्टीप्लाई बाई स्मॉल h, ठीक है। तो हाइट कितनी आ जाएगी, स्मॉल h इक्वल टू h अपॉन 1 प्लस L अपॉन L0, ये आएगा। समझ गए, मिनिमम हाइट ये चाहिए h अपॉन 1 प्लस L बाई L0। अब जैसे आपको खुद अपनी हाइट ही मेजर करनी है, दैट मीन्स अगर मैं कह दूं इफ ऑब्जर्वर, चलो पहला केस ऐसे ले लेता हूं ताकि आपके 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे ही मिल जाएंगे। इफ ऑब्जर्वर एट मिड पॉइंट ऑफ बिटवीन वॉल एंड मिरर, मिड पॉइंट बिटवीन वॉल एंड मिरर, इसके बिल्कुल बीच में खड़ा हो। बीच में खड़ा होने से मतलब क्या हो जाएगा बेटा, कि जो L0 है वो क्या है, L/2 है। दैट मीन्स L0 इक्वल टू क्या है, L/2। आइए बात समझ में। अरे भाई ये जो L0 है बीच में खड़ा था, कंप्लीट L है, तो L0 कितना है, L/2 है। तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। तो हाइट कितना चाहिए, h इक्वल टू हाइट ऑफ वॉल अपॉन 1 प्लस L अपॉन L/2, कितना चाहिए, h/3। अगर आप by 2 पे खड़े हो तो by 3, अगर आप by 3 पे कर रहे हो तो by 4,
बाई 5 पे खड़े तो बाई 6। समझ में आई बात? कहां से? मिरर से। कहां से? मिरर से। अगर मिरर से मैं l/6 पे खड़ा हूं तो यहां l/6 लिखो तो आ जाएगा h/7। समझ गए? अगर तुम l/3 पे खड़े हो तो बाई 4 हो जाएगा उधर। समझ गए बात को? पहला केस। सेकंड, इफ हाइट ऑफ मैन इज h, देन, तो h का मतलब ये मिरर हुआ, ये आप यहां खड़े हैं, या आपकी हाइट में यूं लेता हूं, ये आपकी हाइट है, ठीक है, ये हाइट ऑफ मैन है ऐसे, ये h, दैट मीन्स ये लेंथ होगी अब l, तो l0 इक्वल टू क्या हो गया? l हो गया। आप खुद को देख रहे हो। तो h कितना चाहिए बच्चों? h चाहिए h/1 प्लस l/l। कितनी हाइट का मिरर चाहिए आपको? मिनिमम h/2 के हाइट में आप अपनी कंप्लीट इमेज देख लेंगे। h इक्वल टू h/2 पर आप कंप्लीट इमेज देख लेंगे। समझ गए बात को? तो आपको अपनी कंप्लीट इमेज देखने के लिए कितनी हाइट का मिरर चाहिए? h/2 हाइट का मिरर चाहिए। आप देखना, आपको यूं नहीं जल्दबाजी कर लो। ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा है h इक्वल टू h/1 प्लस l/l0, ये बड़ा काम की चीज है। अब जैसे आपको एक मिरर दे दे और बिल्कुल ग्राउंड पे आप खड़े हो यहां, और आपकी हाइट जो है लेट एज्यूम 120 सेंटीमीटर, छोटा बालक, तो कितनी हाइट का मिरर चाहिए? ध्यान रखें, ये जितनी हाइट होगी उतनी हाइट का ग्राउंड से मिरर चाहिए भैया, ग्राउंड से उतना ही मिरर चाहिए। मिनिमम की बात अलग होती है, मिनिमम की बात अलग होती है। मिनिमम से मतलब है कि आपकी हाइट ये है तो रे ऑफ लाइट यूं चलेगी ऐसे, आपकी आई बात समझ में? तो ये हाइट चाहिए आपको, ये h मिनिमम है। कितना चाहिए? वो चाहिए h/2। कितना? 60 सेंटीमीटर। समझ गए? और कितना ग्राउंड से ऊपर होगा ये ग्राउंड से कितना ऊपर होगा? ये वाला। अरे भाई तुम्हारी पूरी हाइट कितनी है? यहां से यहां तक कितनी हुई? 120 हुई ना बच्चों। 120 में से आधा ये हो गया, समझ गए? ये बिल्कुल सामने है, तो बाकी कितनी बचेगी? 60 सेंटीमीटर। तो ग्राउंड से कितनी ऊपर आपको मिरर लगाना पड़ेगा? मिनिमम साइज ऑफ मिरर के लिए h/2 पर ही आपको मिरर लगाना पड़ेगा। आगे बात समझ में? ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, आराम से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखें तो बच्चों, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर। सपोज ये कोई प्लेन मिरर है और कोई ऑब्जेक्ट इस प्लेन मिरर से यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो डेफिनेटली जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज भी उतनी ही डिस्टेंस पर बनेगी। ठीक है, तो मैं यूं कह सकता हूं, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर जितना होगा परपेंडिकुलर, उतना ही पोजीशन ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर होगा परपेंडिकुलर। ठीक है, अच्छा, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्सटेंडेड है, ऊपर की ओर जा रहा, सपोज वी ऑब्जेक्ट इन वाई डायरेक्शन, तो इमेज भी ऊपर की ओर जाएगी क्योंकि इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही बेटा, समझ रहे हो? तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इन वाई डायरेक्शन में रहेगा। अब इसको देखें अपन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो एक्स ओ एम ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स आई एम वेक्टर। भाई अगर इसको 0 0 एज्यूम कर लूँ तो ये नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा, या ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा, दोनों में से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, डी ओवर डी टी ऑफ एक्स ओ एम वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ डी ओवर डी टी ऑफ एक्स आई एम वेक्टर। ठीक है, तो देखो क्या आ जाएगा, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट with respect to mirror equals to minus velocity of image with respect to mirror, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहेगा बेटा। किधर रहेगा? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहेगा। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं बच्चों, VO माइनस VM इक्वल टू माइनस VI माइनस VM। ठीक है, हमें वेलोसिटी ऑफ इमेज फाइंड करना। देखो इसको इधर लाओ तो ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज वेक्टर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर
माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये किधर आएगा, परपेंडिकुलर, या इसको कहते हैं एक्स डायरेक्शन। अगर एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट कोई मूव कर रहा है तो वेलोसिटी ऑफ इमेज ऐसे लिखोगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज वेक्टर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज इन एक्स डायरेक्शन वेक्टर प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज इन वाई डायरेक्शन वेक्टर, फिर ऐसे लिखा जाएगा इसको। ठीक है, अब देखो अगर मिरर भी आगे पीछे मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है तो अपन वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल साइन का प्रॉपर ध्यान रखें। सपोज ऑब्जेक्ट जा रहा है, ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकेंड से और मिरर आ रहा 5 मीटर पर सेकेंड से ऑब्जेक्ट की ओर। ठीक है, यू आर टू फाइंड, क्योंकि वाई डायरेक्शन में इसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, सिर्फ एक्स ही एक्स डायरेक्शन में, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू ट्वाइस वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू ट्वाइस वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू ट्वाइस वेलोसिटी ऑफ मिरर किधर आ रहा है, माइनस एक्स में, तो -5। ठीक है, माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, +10 में, तो ये कितना हो गया बेटा, -10 इन -20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ इमेज आएगा विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये सब क्या है, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, आपको ऐसा बोला जाए वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर क्या होगा, तो क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। अब देखो वेलोसिटी ऑफ इमेज ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना है, -20 माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना है, -5, तो ये आ जाएगा बेटा -15 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट पूछे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, VI माइनस VO वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, VI वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये रहा -20 माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, ये +x में, तो +10, यानी ये हो गया -30 मीटर पर सेकेंड। तो कोई भी आपको क्वेश्चन पूछ ले किसी भी टाइप का, आराम से सोल्व कर सकते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दैट इज ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इसमें। मिरर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। आपको फाइंड करना है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। 3 चीजें बस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो VI इक्वल टू ट्वाइस VM माइनस VO। आप इस डायरेक्शन में पॉजिटिव x लें तो इधर ले आप -x। ठीक है, तो +x और -x, +i कैप एंड -i कैप। ठीक है बच्चों, तो VI विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये इक्वल टू क्या होगा, ट्वाइस वेलोसिटी ऑफ मिरर किधर जा रहा है, +10। ठीक है, माइनस ये किधर जा रहा है, +20, यानी कितना हो गया, 0। समझ गए, इमेज की ग्राउंड के रेस्पेक्ट वेलोसिटी क्या मिलेगी, 0। पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर, तो VI माइनस VM, VI तो 0 है ही सही, माइनस VM किधर जा रहा है, +10, तो ये हो गया -10 मीटर पर सेकेंड। तीसरा क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, VI माइनस VO, VI क्या है, 0, माइनस VO कितना है, 20, तो ये हो गया -20 मीटर पर सेकेंड। समझ गए, नहीं समझ गए, इजी गोइंग है, कोई खास बात नहीं है ऐसी। और क्वेश्चन देखें, मिरर 10 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, ऑब्जेक्ट 50 मीटर पर सेकेंड से 53 डिग्री पर मूव कर रहा है। अब इसमें देखो ये XY कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, इसमें XY प्लेन में ये मोशन हो रही है, राइट। तो ऑब्जेक्ट की x डायरेक्शन वेलोसिटी ये हो गया 50 cos ऑफ 53, और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा बेटा, 50 sin ऑफ 53।
ठीक है, 50 cos ऑफ 53, 50 साइन ऑफ 53, ठीक है। अब देखो, अब साइन 53 याद करो, ये 53 एंगल हो, 50 cos 53 क्या होगा 3/5, तो 50 मल्टीप्लाई बाई 3/5 यानी ये हो गया 30, तो ये हो गया 40, ठीक है। अब अपन चलते हैं एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू ट्वाइस वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब प्रॉपर एक्स के लिए आई कैप माइनस आई कैप जे कैप माइनस जे कैप का यूज करना आपको, ठीक है। तो देखो क्या होगा, 2 वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस 10 आई कैप माइनस 10 आई कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस का 30 आई कैप, तो टोटल कितना हो गया बेटा 20 30 माइनस 50 आई कैप, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ इमेज इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, अब वाई डायरेक्शन की बात करें, वाई डायरेक्शन वेलोसिटी ऑफ इमेज इन वाई डायरेक्शन वही होगा जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाई डायरेक्शन है, मैंने बताया था आपको। तो कितना है वाई डायरेक्शन में, ये 40, तो 40 जे के। अरे भाई इस डायरेक्शन में तो कोई चेंज होगा ही नहीं ना, वाई डायरेक्शन थोड़ी चेंज होगा, एक्स डायरेक्शन में पोजीशन चेंज होगी, वाई डायरेक्शन में पोजीशन चेंज नहीं होगी, वाई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा। भाई आपके सामने एक मिरर है और आप हाथ को ऐसे ऊपर नीचे करो, मिरर आगे पीछे ऐसे हो रहा है तो भी कोई चेंज नहीं होगा, समझ गए, आपको तो वैसे ही दिखाई देगा ये आगे पीछे, इसलिए वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दैट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज इन एक्स प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज इन वाई वेक्टर। तो बस x का कितना आ रहा है माइनस 50 आई कैप, तो माइनस 50 आई कैप प्लस y डायरेक्शन क्या आ रहा है 40 j कैप। दिस इज वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर मैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लिखना चाहूं केवल विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड तो क्या लिखूंगा बताओ, इधर की ओर है 30, तो 30 आई कैप प्लस 40 j कैप। अगर मुझे लिखना है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर तो क्या लिखेंगे vi माइनस vm। vi विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ये रहा माइनस 50 आई के प्लस 40 जे के माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर किधर जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो माइनस का 10 आई के, ठीक है। तो ये कितना हो गया बेटा माइनस 40 आई के प्लस 40 जे के, ये आएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर। अगर आपको लिखना है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट तो क्या लिखूंगा बताओ, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो vi माइनस vo, vi बोलो ये रहा माइनस 50 आई के प्लस 40 जे के माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ये रहा, तो कितना हो जाएगा 30 आई के प्लस 40 जे के। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो माइनस 30 प्लस माइनस 50 माइनस 80 आई के, ठीक है, माइनस 40 ये 0 हो गया, केवल 80 आई के, ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें। मिरर कैसे चल रहा हो, आपको परपेंडिकुलर वाला पार्ट ही लेना मिरर का, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ऐसे बोल दीजिए मिरर है साहब, और मिरर की वेलोसिटी ऐसे दे दिया, लेट 10√2 और ये 45 डिग्री एंगल, तो इधर होगा 10 और इधर भी होगा 10, ठीक है। और ऑब्जेक्ट मैंने ऐसे भगा दिया 20 मीटर पर सेकेंड से। वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तीनों अपन फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको केवल और केवल परपेंडिकुलर वाला पार्ट लेना है। अगर ये मिरर ऊपर नीचे जा रहा है ऊपर वाई डायरेक्शन में, तो मिरर के वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी से इमेज की वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस उतनी की उतनी रहेगी इसकी वाई डायरेक्शन की, तो एक्स में चेंज होगा। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फॉर्मूला क्या है, टू वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो क्या आ जाएगा 2 वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या है
एक्स डायरेक्शन में माइनस 10 आई के, माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 20 आई के, तो 20 और 20 माइनस 40 आई के, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। समझ गए? अच्छा, दूसरा अपन क्या है, ये तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, तो वी आई माइनस वी एम, ठीक है। और वी आई कितना है, ये रहा माइनस 40 आई के, माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, मिरर की केवल ये 10 वाली वेलोसिटी ही काम में ले हुए, कौन सी काम में लेनी है 10 वाली ही, तो ये हो जाएगा माइनस का 10 आई के, यानी कितना हो गया माइनस 30 आई के। कर लेंगे अब आराम से, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट कर लेंगे, तो वी आई माइनस वी ओ, वी आई ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये रहा माइनस का 40 आई के, माइनस वी ओ कितना है प्लस का 20 आई के, या माइनस 60 आई कैप मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अपन ने प्लेन मिरर के बारे में सारी बातें पढ़ ली है, यानी अपन ने पढ़ लिया है कि मिनिमम साइज कितना चाहिए, कितने इमेजेस बनेगी, 2 इंक्लाइंड मिरर से हो गया, डेविएशन की बात हमने पढ़ी, रोटेशन की बात अपने पढ़ ली, तो प्लेन मिरर तक की बातें सारी खत्म हो गई है, ठीक है। तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं उन क्वेश्चन को सीरियसली सारे सोल्व करो। नेक्स्ट पार्ट में अपन पढ़ेंगे कर्व्ड मिरर और उससे एग्जाम्पल सारे, ठीक है। तब तक आप हेल्दी रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच।